नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए BPAE 102, जिसे भारतीय प्रशासन के नाम से जाना जाता है, उसका पहला अध्याय लेके आया हूँ। नाम है इसका ब्रिटिश शासन के आगमन के समय प्रशासनिक प्रणाली। इसकी भूमिका। ऐसे प्रमाण विद्यमान है कि भारत में इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल स्थानों का वर्णन पुराने वैदिक काल के रूप में और आर्यों का आगमन को वैदिक काल के रूप में किया जाता है। वैदिक काल में हिंदू धर्म का उदय हुआ। यह वही काल था जब वेदों की रचना हुई थी। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म का विस्तार न केवल भारत में हुआ था बल्कि एशिया के अन्य भागों में भी हुआ था। मौर्य शासन में हिंदू धर्म ने आकार ग्रहण किया। इस्लाम 8वीं शताब्दी के प्रकाश में आया और अनुवर्ती 3 शताब्दियों में यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। लोधी, तुगलक और बाद में कई राजवंशों के बाद मुगल आए। इस इकाई में मौर्य और मुगल प्रशासन के उस रूप पर विशेष बल दिया गया है जो महान सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक और अकबर के समय में था। मौर्य तथा गुप्त प्रशासन। प्राचीन काल में मगध, मौर्य और फिर गुप्त काल आते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो लगभग 321 से 296 ईसा पूर्व में लिखा गया था, प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिक विवेचन है, जिसमें शासन कला, राज्य प्रशासन और मौर्य शासकों के शासन का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन ब्राह्मण मंत्री कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई है। इसमें प्रभावकारी शासन के सिद्धांतों और मतों की बात की गई है। इसमें 15 पुस्तकें हैं, जिनमें राजा की शक्तियों और बाध्यताओं, राजा, मंत्री, जनपद, राज्य और सहित जिस पर लोग बसे हुए हैं, दुर्गा कोष, सेना, राजस्व, प्रशासन और कार्मिक प्रबंधन सहित राज्य के प्रमुख अंगों का विशद विवेचन किया गया है। मौर्य प्रशासन में राज्य को 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। संविधायी कार्यों में कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, जान और माल की सुरक्षा करना व आक्रमणों में बचाव करना। प्रशासकीय कार्यों, कल्याण सेवाएं प्रदान करना था। साम्राज्य एक गृह प्रांत में बटा हुआ था, जो सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होता था। साम्राज्य में 4-5 बहिर्वर्ती प्रांत, आउटलिंग प्रोसेस होते थे। हर बहिर्वर्ती व्यवसाय के अधीन होता था, जो केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होता था। प्रांतों की इस सामंती संघीय प्रकार की व्यवस्था को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। प्रांत जिलों में व जिले गांव में बटे हुए थे। नगर सरकार भी थी और आधुनिक सिविल और दंड न्यायालयों जैसे 2 प्रकार के न्यायालय भी थे। प्रशासनिक कार्यों का विभाजन अनेक विभागों में किया गया था, जिनमें विशेषकर टैक्स विभाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग था। इसका संचालन अत्यंत कार्य कुशल और सुसंगठित नौकरशाही द्वारा होता था, जिसकी सहायता सेना व खुफिया पुलिस भी करते थी। राजा सर्वशक्तिमान होता था और उसके ही नाम से सारे काम होते थे। उसे सहायता देने के लिए सभा और परिषद थी। प्रशासकीय व्यवस्था सैनिक बल और नौकरशाही स्वेच्छाचारिता का मिला-जुला रूप थी। एक नए अधिकारी वर्ग धर्म महामात्र द्वारा जनता नैतिक पुनरुद्धार का पालन। प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य मौर्यों की भांति शक्ति, भक्ति, देश, राष्ट्र और मंडल जैसी इकाइयों में बटा हुआ था। गांव के अपने अपने मुखिया और सेवाएं होती थीं। वह नगरों में नगरपति नामक विशेष अधिकारी, नगर परिषद भी होती थी। शासन भार संभालने के लिए राजा के विभिन्न कर्मचारियों की मदद प्राप्त थी। गोपनीय सलाहकार के अतिरिक्त नागरिक व सैनिक अधिकारी, सामंत, जिला अधिकारी और अन्य लोग उसकी सहायता करते थे। मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। मुगल बादशाह एक सर्वथा सर्वेचारी शासक था और प्रशासन केंद्रीकृत स्वेच्छाचारी राजतंत्र था। राजा राज्य का प्रतीक और सभी प्रकार की शक्ति और प्रभुत्व का केंद्र था। मुगल अविभाजित और सर्वसत्ता संपन्न एक
प्रशासन मोनोलिथिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने में सफल रहे। मौर्यों ने नैतिकता, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया था, लेकिन मुगलों ने स्वास्थ्य और कल्याण जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मुगलों की नागरिक सेवा बहुत अच्छी थी। उन्होंने गुण ग्राह्यता का परिचय दिया व हिंदू बुद्धिजीवियों को उच्च सिविल पदों पर लगाया। उसकी यही एक कमजोरी रही कि वह भूमि आधारित था या राजस्व संबंधी कार्यों को ही प्रधानता दी जाती थी। यह एक अत्यधिक शहरीकृत संस्था थी। राजा की भूमिका। समस्त प्रशासकीय तंत्र राजा के इर्द गिर्द घूमता था। वह प्रजा द्वारा पिता तुल्य स्वेच्छाचारी समझा जाता था। उस समय जो सिद्धांत माना जाता था कि निरंकुश राजतंत्र दैवीय अधिकार पर आधारित था। जनता के लिए बादशाही सब कुछ थी। वह सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सभी अधिकार उसके हाथ में होते थे। वही न्याय का स्रोत था। प्रशासन पद्धति अत्यधिक केंद्रीकृत व वैयक्तिक थी। नौकरशाही। भर्ती का आधार जाति, रिश्तेदारी, आनुवंशिकता और राजा के पर आधारित था। जनता के लिए बादशाही सब कुछ था। वह सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सभी अधिकार उसके हाथ में होते थे। वही न्याय का स्रोत था। प्रशासन पद्धति अत्यधिक केंद्रीकृत व वैयक्तिक थी। नौकरशाही। भर्ती का आधार जाति, रिश्तेदारी, आनुवंशिकता और राजा के प्रति व्यक्तिगत वफादारी थी। प्रशासन का आधार राजा की शक्ति का डर था। अधिकारी राजा के नाम पर लोगों के मनों में दहशत फैलाते थे। अफसर मुख्य रूप से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में आंतरिक बगावत और विद्रोहियों से राजा के हितों की रक्षा करने, साम्राज्य की सीमा सरहद बढ़ाने और उसकी रक्षा करने या अन्य कर तथा राजस्व वसूल करने में लगे रहते थे। राज्य के प्रत्येक नौकरशाह की नियुक्ति किसी मनसब या ओहदे और मुनाफे के लिए होती थी और उसे राज्य के सैनिक सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिकों की व्याख्या करनी पड़ती थी। इस प्रकार नौकरशाही अपनी प्रकृति में मुख्य सैनिक ही थे। अधिकारी या मनसब 33 श्रेणियों में विभक्त थे, जो 10 से लेकर 10,000 सैनिकों तक के कमांडर होते थे। प्रत्येक श्रेणी के एक निश्चित दर से वेतन मिलता था, जिसमें से उसे एक निश्चित संख्या में हाथी और घोड़े जुटाने पड़ते थे। अफसरों को वेतन धन या अस्थायी समय के लिए जागीर के रूप में दिया जाता था। इन जागीरों पर अफसर का स्वामित्व नहीं होता था, पर उसे अपने वेतन के लिए बराबर राजस्व वसूल करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। सेना। मनसबदारी प्रथा का संबंध खास तौर पर सेना व्यवस्था से था। इसके अतिरिक्त कुछ अनुपूरक सैनिक और एक विशिष्ट श्रेणी के कुलीन सैनिक जेंटलमैन ट्रूपर्स भी होते थे, जो घुड़सवार होते थे और जो सेना की सबसे अधिक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी। पैदल सवार थे, जिनमें किसान और नागरिक होते थे। वे तोपखाना था, जिसमें तोपें और नौसेना शामिल थी। कूच करती हुई फौज एक चलते फिरते विशाल शहर जैसी थी, जिसमें वह अपनी सारी साज सज्जा हाथी, घोड़े, ऊंट, बाजार के साथ चलती थी। शीघ्र ही अनुशासनहीनता व्याप्त हो गई और सेना के स्तर में गिरावट आ गई, जो कि जहांगीर के समय में स्पष्ट दिखाई देता है। पुलिस। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के मुखिया और उसके अधीनस्थ चौकीदार द्वारा पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के मुखिया और उसके अधीनस्थ चौकीदारों द्वारा पुलिस की तरह नियंत्रण रखा जाता था। यह व्यवस्था 19वीं शताब्दी तक चलती रही। शहरों और कस्बों में यह काम कोतवाल करते थे। कोतवाल के अनेक कर्तव्यों में चोरों का पकड़ना, जान माल की रक्षा करना, मूल्यों और नाप तोल पर भी नियंत्रण रखना था। उन्हें गुप्तचर नियुक्त कर उनके कामों का निरीक्षण करना पड़ता था और गुमशुदा लोगों या मृतकों की संपत्ति की सूची बनानी पड़ती थी। कोतवाल का मुख्य काम शहरी क्षेत्रों में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना था। जिलों में फौजदार शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे। मुगल प्रशासन पद्धति का ढांचा। केंद्रीय प्रशासन।
सामान्य प्रशासन की भांति केंद्रीय प्रशासन व्यक्तिगत तथा पितृवत था। जब तक राजा का नियंत्रण रहता था, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। जहां उसका नियंत्रण कमजोर पड़ा कि पूरी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाती थी, जैसा कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में दिखाई देता है। वकील और वजीर दो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, जिनमें से वकील का पद ऊंचा था। वह राजा के प्रति संरक्षक के रूप में काम करता था और उस पर राज्य की देखभाल का पूरा भार था। वजीर या दीवान राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसे वजीर तो वास्तव में उस समय कहते थे जब वह प्रधानमंत्री का काम करता था। राजस्व की वसूली और खर्च की देखभाल मुख्य दीवान करता था। वह सरकार के प्रशासन स्कंद विंग का प्रमुख होता था और सभी उच्च अधिकारियों का काम पर नजर रखता था। सभी प्रकार के दस्तावेजों को प्रमाणीकरण करने के लिए उन पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी मुहर लगा देता था। मुगलों के कई दीवान होते थे। उच्च दीवान अर्थात दीवाने आला के नीचे दीवाने तान था, जो वेतन आदि का कार्यभार संभालता था। वह दीवाने खालसा था, जो राज्य की भूमि का प्रबंध करता था। मुस्तौफी आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे और वाक्यान्विस सभी प्रमुख किसानों का उल्लेख रखते थे। अन्य कर्मचारियों में खानसामा या उच्च खाद्य प्रबंधक था और उससे जुड़े व्यय की देखभाल करता था। दीवाने वायुतात जो खानसामा की मदद का काम करता था। मीर बख्शी जो साम्राज्य का वेतनाधिकारी होता था और सदरे सुदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतीय प्रशासन साम्राज्य सूबों और प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का मुखिया सूबेदार या गवर्नर होते थे। उसकी नियुक्ति शाही फरमान द्वारा होती थी या उसे पद का अधिचिह्न और अनुदेश पत्र दिया जाता था, जिसमें उसकी शक्ति कार्य व उसकी जिम्मेदारियां दर्ज होती थीं। प्रांत के प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रमुख होने के नाते वह ने प्रांत की शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। स्थानीय सिविल और असूचना कर्मचारियों के साथ सख्ती का व्यवहार करता था और अपने मातहत स्थानीय मुखियाओं से प्रशंसा भी आता था। वह स्थानीय जमींदारों पर भी नियंत्रण रखता था और उनको राजनीतिक प्रभाव भी प्राप्त था। शाही दीवान द्वारा प्रांतीय दीवान का चयन किया जाता था। वह गवर्नर से नीचे होता था, फिर भी स्वतंत्र रूप से काम करता था और शाही दीवान का अधीनस्थ होता था। वह प्रांत का राजस्व संभालता था। वह क्रोरी और तहसीलदार नियुक्त कर रैयत रियोट्स को सरकार के समय पर बकाया अदा करने के लिए प्रेरित करता था। दीवान लेखा परीक्षक का भी काम करता था और जनता के व्यय पर पूरा नियंत्रण रखता था। उसके कार्यालय में सुपरिटेंडेंट, मुख्य लेखपाल, खजांची और क्लर्क होते थे। रियोट्स एक तरीके का कर था। प्रांतीय बख्शी केंद्रीय बख्शी के समान ही भूमि अदा करता था। वह सेना के रखरखाव और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता था। वह सभी अफसरों के वेतन और परिलब्धियों का उसके मनसब के अनुसार लेखा जोखा रखता था। प्रांतीय स्तर पर सद्र या काजी दो अफसर होते थे। इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते थे, फिर भी कभी कभी एक ही व्यक्ति दोनों पद संभाल सकता था। सद्र एक सिविल जज होता था, पर वह सारे सिविल मामले नहीं संभालता था। साधारण रूप से काजी सभी दीवाने मामले और फौजदारी मामलों की संभालता था। जिला और स्थानीय प्रशासन सूबा या प्रांतीय सरकारों में विभाजित था, जो दो प्रकार के थे। कुछ तो बादशाह द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा शासित होते थे तो और कुछ करदाता राजाओं के मातहतों द्वारा। प्रत्येक सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार होता था। प्रांतीय गवर्नर के मातहत होने पर भी शाही सरकार से सीधे संपर्क रख सकते थे। नियुक्ति के समय फौजदार को नीति और आचरण संबंधी हिदायतें दी जाती थीं। वह सैनिक बल का भी प्रभारी होता था और विद्रोहियों की दमन और अपराधों की छानबीन करता था। फौजदार के अतिरिक्त सरकार का दूसरा मुखिया अमल गुजार होता था। वह राजस्व का प्रबंध करता था।
इन दोनों के अपने अपने अलग अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। कोतवाल नगर और उसके आस-पास के इलाकों पर पुलिस की भांति नियंत्रण रखता था। सरकार परगनों में विभक्त थी। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक आमिल और एक काजी भी होता था। सिकदार मुख्य प्रशासक होता था और फौजदार कोतवाल और सरकार संबंधित सभी काम करता था। शांति व्यवस्था, दंड, न्याय व सामान्य प्रशासन उसके सुपर्द था। आमिल के कर्तव्य अमलगुजार जैसे काजी और अदालती होते थे। परगना चक्रों में विभाजित थे। राजस्व इकट्ठा करने और उसकी वसूली आसानी से करने के लिए चक्रों का निर्माण हुआ था और चकलादार की भांति उनके अपने स्थानीय अधिकारी होते थे। प्रत्येक कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता था। राजस्व प्रशासन, भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत। राज्य को भूमि से प्राप्त पैदावार का एक निश्चित भाग लेने का अधिकार अति प्राचीन काल से अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत माना जाता रहा है। प्रत्येक का यह भाग कितना कितना हो, यह समय समय पर विवादास्पद रहा है और इसका निर्णय समय समय पर किया जाता रहा है। प्राचीन काल में कानून की दावेदारों ने राज्य का अंश 12वां, 8वां व चौथाई भी माना था, पर लिया छठा भाग जाता था। 14वीं शताब्दी के राज्य आधा भाग ले लेते थे। अकबर ने इसे घटाकर तिहाई कर दिया था। भूमि पट्टेदारी के प्रकार। भारत में 3 प्रकार की पट्टेदारी प्रथा थी। बंगाल में जमींदारी प्रथा प्रचलन में थी, जो अंग्रेजों के समय में मद्रास में कुछ भागों तक फैली थी। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में देखने में आता है। भू राजस्व का समझौता जमींदारों के साथ होता था, जिनके माल संपदा व्यक्तिगत न होकर संयुक्त स्वामित्व के आधार पर होती थी। रैयतवाड़ी प्रथा द्वारा राज्य और रैयत और किसानों के बीच सभी प्रकार के बिचौलिए समाप्त कर दिए गए। भू राजस्व प्रशासन। भूमि पट्टेदारी प्रत्येक स्थान पर अलग और काफी उलझी हुई थी। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्वहीन। 1. स्वामित्वहीन पट्टेदारी में भूमि जोतने वाले किसान पट्टेदार और किराएदार की हैसियत से काम करते थे। वे कई शर्तों पर जमीन जोतते थे और धन या अनाज के रूप में उन्हें उत्पादन का कुछ भाग मिलता था। वे स्वामी द्वारा देखभाल भी किए जा सकते थे, लेकिन जब तक वे किराया अदा करते थे, रिवाज के अनुसार उनके किराएदार होने का अधिकार माना जाता था। 2. एक मिश्रित वर्ग द्वारा श्रेष्ठ स्वामित्व पट्टेदारी धारण की जाती थी। ये लोग पुराने मुखियाओं, अभिजात वर्ग, मुख्य सेनापति, मध्यस्थों या अभिन्यास्तियों, प्रतिनिधि या वंशज होते थे। इनमें वंशानुगत अधिकारी और महत्वपूर्ण स्थानीय लोग भी शामिल थे, जो राज्य को एक निश्चित भेंट या राजस्व अदा करने के पश्चात उत्पादन के सरकारी हिस्से के अस्थायी या स्थायी मालिक से जाते थे। ये लोग साधारण से सरकारी भाग का 10वां भाग लेते थे और भूमि सुधार, शांति व्यवस्था व न्याय प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होते थे। इन्हीं विभिन्न प्रकार के अधिन्यासियों द्वारा समाज और सामंतवाद ढांचे का गठन होता था। अक्सर वे अपनी भूमि दूसरों से भी जुतवाते थे और भू राजस्व, कृषि, रेवेन्यू फार्मिंग की व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी उत्पीड़नकारी थी। नंबर 3. पहली दोनों पट्टेदारियों के बीच अधीनस्थ स्वामित्व पट्टेदारी आती है। सर चार्ल्स मैटकॉफ और हॉल्ट मैकेंजी की छानबीन के पश्चात ये तथ्य सामने आए थे। स्वामित्व वाले समुदाय उत्तर पश्चिम भागों में अधिक थे और उनके प्रतिरूप पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी फैले थे। राज्य की अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त होती थी, इसीलिए राजस्व का प्रशासन का बहुत ज्यादा महत्व था। उसे वसूल करने की मशीनरी बहुत फैली हुई थी और उसमें छोटे बड़े कर्मचारियों का श्रेणियां थीं। राजस्व वसूली करने के लिए नौकरशाही अधिकारियों के अतिरिक्त अनेकानेक बिचौलिए भी होते थे। फलस्वरूप किसान वर्ग का शोषण किया जाता था और सताया जाता था।
प्रमुख राजस्व सुधार। अकबर के शासनकाल में जब टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किया गया तब कुछ प्रमुख सुधार हुए। टोडरमल ने राजस्व वसूल करने के लिए एक मानव प्रणाली स्थापित की जिसकी मुख्य विशेषता भूमि की पैदाइश और सर्वेक्षण, भूमि का वर्गीकरण और दरों का निर्धारण करना था। अकबर को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से संगठित किया था। 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका जोर कम होता गया और यह किसानों के हितों के लिए हानिकारक बन गया। भू राजस्व वसूली के ढंग। साम्राज्य सूबों में, सूबे सरकारों में और सरकारें परगनों में विभाजित थीं। अम्लगुजार जिले का मुख्य राजस्व समाहर्ता होता था। उसकी सहायता के लिए अनेक अधीनस्थ कर्मचारी होते थे, अन्य अधिकारियों में जिनका जिक्र भी जरूरी है। कानून गो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। वित्ती कची या लेखापाल और पोतदार या जिला खजांची थे। न्याय प्रशासन। दीवानी सिविल न्याय प्रशासन। मुगल साम्राज्य मुसलमान राज्य होने के कारण कुरान के नियमों पर आधारित था। मुंसिफ कुरान के आदेशों प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं द्वारा किए गए पहले के फतवों या धार्मिक नियमों निर्वाचनों का अनुपालन करते थे, प्रथागत कानून की अवहेलना नहीं करते थे और समानता के नियमों का पालन करते थे। बादशाह का निर्वाचन तभी माना जाता था जबकि यह धार्मिक कानून के खिलाफ ना हो। न्याय प्रदान करने के लिए दो प्रकार के दंड थे। मुख्य काजी और अधीनस्थ काजी होते थे, जो दीवानी और फौजदारी दोनों के लिए इस्लाम के कानूनों में मानते थे। दूसरा धर्मनिरपेक्ष अधिकारी मीर अंदर था, जो दोनों संप्रदायों के उन मामलों का फैसला करता था जिनके लिए दोनों समुदायों के कानूनों में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी। बादशाह मूल और अपील अधिकार क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय था। मीर अदल का कार्यालय बड़े शहरों और नगरों तक ही सीमित था, जहां मिश्रित जनसंख्या और उन्नत वाणिज्य के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई थी जो कुरान के नियमों के अंतर्गत नहीं आते थे। यहाँ भी बेईमानी और सत्ता का दुरुपयोग के अनेक अवसर थे। जहाँ अमीर अदल और काजी मौजूद होते थे, वहाँ मीर अदल काजी पर जोर उसके मातहत कानून अधिकारी के रूप में काम करता था, सामान्य नियंत्रण अधिकारी माना जाता था। फौजदारी क्रिमिनल न्याय प्रशासन। फौजदारी न्याय के लिए मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों के लिए कुरान मार्गदर्शन करता था। मुस्लिम कानून के अनुसार जुर्म 3 प्रकार के होते थे। ईश्वर के प्रति किया गया जुर्म, राजा के प्रति किया गया जुर्म, किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति किया गया व्यक्तिगत अपराध। नियम जिनके अंतर्गत जुर्मों की सजा दी जाती थी वे भी 3 प्रकार के थे। खुदा और कुरान द्वारा निर्धारित की गई सजाएं, जिनमें कोड़े मारने व मौतों की सजा दी जाती थी। खा किजास या प्रतिकार, जो मनुष्य के अधिकार के रूप में होते थे। गा ताजीर या जज के द्वारा दी गई सजा, जिसकी कानून के अंतर्गत परिभाषा भी नहीं दी गई हो। इसके अंतर्गत तिरस्कार, जन समुदाय के सामने बेइज्जती, देश निकाला, कोड़े मारना आदि आता था। न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण से ये सजाएं बड़ी ही सख्त और बर्बर थीं। कोड़े मारकर जान लेना बहुत आम था। राज्य के विरुद्ध विश्वघात या षड्यंत्र करने के अपराध में जीवित लोगों की खाल उतार ली जाती थी। किसी गैर मुस्लिम की गवाही पर किसी मुस्लिम को दंडित नहीं किया जा सकता था, पर गैर मुस्लिम को मुस्लिम या किसी अन्य की गवाही पर फौरन सजा मिल सकती थी। पाठ का निचोड़। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में प्रशासन व्यवस्था पितृवत, केंद्रीयकृत सेंट्रलाइज्ड और वैयक्तिक पर्सनलाइज्ड थी। केंद्र में बहुत से अधिकारी होते थे जो केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करते थे, और प्रांतीय व स्थानीय स्तरों पर भी ऐसा ही होता था। राज्य का सर्वेसर्वा राजा होता था। भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था और भूमि पट्टेदारी जटिल और नियम, प्रथा और परिपाटी का मिला जुला रूप थी।
न्यायिक व्यवस्था प्रबंधक के अधीन थी और उसका ढांचा बहुत कमजोर था। समाज सामंती था, जिसमें परिश्रम करने वाली जनता के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। धन्यवाद।